जो नफरत होती है हमारे अंदर, वो हमारे लिए कितना, मतलब पूरी लाइफ टाइम हमारी खराब कर सकती है। I judge people by their action and my fear is being negatively judged by others. Beautiful प्रियंका। So प्रियंका ने शेयर किया है, I judge people by their action and my fear is being negatively judged by others. तो यही होता है, ब्रह्मांड यही करता है हम लोग के साथ। हम जैसे प्रियंका बोल रही हैं कि वो लोगों को उनके एक्शन को देख के जज करती है, तो उनका ग्रेटेस्ट फेयर भी यही होगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट रहूं, मैं जो काम करूं बिल्कुल सही करूं, मैं जो बोलूं बिल्कुल सही बोलूं। क्योंकि जिस तरह से वो सबकॉन्शियसली लोगों को जज करती हैं, ऐसे ही उनको भी लगता है कि लोग मुझे भी जज करेंगे। और यही हमारी एक की होती है, हमें ये समझ में आता है क्यों हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। आप में से मीनाक्षी ने बोला कि जो हम जज करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, तो प्रियंका ने उसका प्रूफ भी दे दिया कि वो लोगों को जज करती हैं तो उनको लगता है कि उनके एक्शंस भी जज होंगे। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। आप जिस चीज को लेके किसी को जज करोगे, आप अपनी जिंदगी में वही अट्रैक्ट करते हो। अंजलि फॉरगिवनेस के बारे में बताऊंगी एक दो दिन बाद में। तो चलिए पहले हम ये स्टोरी की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ, फिर आप लोग अपने जो एक्सपीरियंस है कल की एक्टिविटी के बारे में और शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में। तो मैं बता रही थी बुद्धा की स्टोरी के बारे में। तो आप लोग को सबको पता होगा, उनके एक चाचा के बेटे थे, उनका नाम था देवदत्त। तो जो देवदत्त की मदर थी, ऐसा कुछ है जो, क्योंकि मैं आपको स्टोरी का मैं तथ्य कंप्लीट नहीं बता सकती, जो मैंने सीरियल में देखा है मैं आपको उसके अनुसार बता रही हूँ, तो थोड़ी हो सकता है स्टोरी ट्विस्टेड भी हो, लेकिन उसके अनुसार ये था कि जो देवदत्त की मदर थी, उनका पहले जो रिश्ता होने वाला था वो बुद्धा के जो फादर थे, राजा बिंबिसार था शायद उनका नाम, उनसे होने वाला था। क्योंकि तो उनके मन में था कि वो रानी बनेंगी, क्योंकि वो बड़े भाई थे, लेकिन किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। तो जो उनकी शादी हो गई छोटे भाई से। तो जो देवदत्त की जो मदर थी, उनको बहुत इस बात का वो था, प्रॉब्लम था कि वो रानी नहीं बन पाएंगी और उनका बेटा राजा नहीं बन पाएगा। तो बचपन से उन्होंने देवदत्त को यही सिखाया कि तुमको राजा बनना है और तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया जाएगा, तुम्हें लड़के राज्य छीनना है, लाइक दैट। तो जो देवदत्त थे, उनके मन में हमेशा से बुद्धा के प्रति, उस वक्त उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, तो सिद्धार्थ के प्रति बहुत ज्यादा नफरत थी और वो उनके अंदर कुछ अच्छा नहीं देख पाते थे। आप लोग ने वो हंस की स्टोरी भी सुनी होगी, वो पक्षी की स्टोरी जिसमें वो पक्षी को मारता है तो बुद्धा बचाते हैं, तो वो देवदत्त उनके ऊपर इस चीज के लिए भी गुस्सा करते हैं। तो फिर जिंदगी भर वो उनसे सिर्फ नफरत ही करते रहे, उनके अगेंस्ट काम करते रहे, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि जो बुद्धा है वो राजा बनेंगे। फिर हम सबको स्टोरी मालूम है, जो सिद्धार्थ थे उन्होंने संन्यास ले लिया, वो अपने बच्चे बीवी को सबको छोड़कर चले गए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। लेकिन देखो आप, जो ग्रीड होती है, जो एनिमिटी होती है, जो हम किसी के प्रति, जब हम एक दुश्मनी का एक जो इमोशन होता है वो इतना स्ट्रांगली अपने अंदर रखते हैं, तो देवदत्त को तब भी शांति नहीं मिली, क्योंकि उनको राज्य मिल गया। वो जिंदगी भर सिर्फ इसीलिए नफरत करते थे बुद्धा से, क्योंकि उनको वो राज्य चाहिए था, उनको वो साम्राज्य चाहिए था, उनको राजा बनना था। बुद्धा इतने डिटैच थे, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला कि राज्य तो मुझे चाहिए नहीं है, तुम रख लो और तुम इसको चलाओ, लेकिन तब भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो जो वहाँ पे बुद्धा रहते थे अपने डिसाइपल्स के साथ, तो वो वहां पर चले गए और वहां पे वो एक सन्यासी की तरह रहने लगे। लेकिन जो हमारी वृत्तियां होती हैं वो ऐसी होती हैं, हमारी वृत्तियां, कि आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, वृत्ति वही रहती है। तो वहां पे वो क्या करने लगे, वो बुद्धा की तरह बनने का नाटक करने लगे। मतलब कि वो बुद्धा की तरह बातें करते थे, बुद्धा की तरह ज्ञान बांटते थे लोगों में, तो लोगों को लगने लगा अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसा दिमाग है, दिमाग बदलना मुश्किल है, और वो तब तक और ज्यादा मुश्किल है जब तक हम अवेयर नहीं होते। तो देवदत्त तो अवेयर नहीं थे, उनके मन में तो सिर्फ अभी भी दुश्मनी थी बुद्धा को लेके। तो वो वहां सन्यासियों के साथ हैं, बुद्धा का ज्ञान सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या, उनके प्रति एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने नाटक तो किया कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, मेरे पास ज्ञान है, और लोगों को ज्ञान बांटने लगे। लेकिन वो उस बीच में क्या कर रहे थे, वो वहां के लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लोगों को, और जिसमें कि थोड़े से लोग उनके अपने भी थे, और वो अलग से अपना एक
अलग से मठ बनाने लगे, मतलब बुद्धा के अगेंस्ट जाने लगे। तो लेकिन बाद में उनकी जो भी उनकी नेगेटिविटी थी वो सब समझ में आ गई। इस सब के बावजूद भी बुद्धा ने उनको माफ कर दिया। बुद्धा ने बोला कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो वो वहां पर रहे, हमेशा बुद्धा के साथ रहे, क्योंकि वो उनसे तब भी कॉम्पीट करना चाहते थे। और फाइनली जब वो मरे, जब देवदत्त ने अपने प्राण त्यागे, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे को जो तुमसे मिल सकता था मैंने वो प्राप्ति नहीं किया। तो अगर हम इस स्टोरी से समझने की कोशिश करें कि देखो, जो देवदत्त थे उनके साथ बचपन से बुद्धा थे, सिद्धार्थ थे, और उनकी जो प्रवृत्ति थी बुद्धा की, वो हमेशा से विजिबल थी कि वो कितने प्योर हैं, वो कितने डिटैच्ड हैं, कितना उनके अंदर अल्ट्रुइज्म है, वो सबको कितना प्यार करते हैं। तो अगर देवदत्त को सही राह मिलती, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मदर से, सेकेंडली अगर देवदत्त अपना दिमाग बदलने की कोशिश करते, तो उनके पास तो एक रिजर्वॉयर था, अपना खुद का भाई जो कंप्लीटली अनअटैच्ड है, जिसके पास इतना ज्ञान है, और वो उससे कितना कुछ सीख सकते थे। और तब नहीं सीख सकते थे तो वो जब वो बुद्धा बन गए वो तब भी सीख सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी और वो मर गए। उसके बाद जो जो देवदत्त की माँ थी, शायद वो भी मर गई थी, और जो बाद में बुद्धा के जो परिवार वाले थे वो उनके पास आने लगे थे ध्यान सीखने के लिए। तो हमारी जो मन की प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे वो नफरत हो, वो ग्रीड हो, वो अज्ञानता हो, किसी से कंपटीशन करना हो, किसी के प्रति जलन हो, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे पास जो कोई अच्छा चीज भी होती है ना, हमारे पास कोई ज्ञान की चीज भी होती है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है, हम उस चीज पे फोकस ही नहीं करते। तो इसलिए जो ये शैडो का वर्क है, ये आपको हेल्प करेगा। हो सकता है आपके इर्द गिर्द इतना कुछ हो जिससे आप सीख सकते हो, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हो जिससे आप कुछ जिंदगी में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्योंकि जो हमारे अंदर की जो खिचड़ी पकती रहती है ना, हमारे थॉट प्रोसेस की, हमारी सोच की, वो हमें इतना संकीर्ण कर देती है कि हमारे आसपास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कुछ हम नया सीख सकते हैं, हम वो कुछ करते ही नहीं है। तो आप लोग हमेशा इस स्टोरी को हमेशा याद रखना कि अगर हम चाहें तो हमारे आसपास सब कुछ होता है। हमारे पास ईश्वर हमेशा वो अपॉर्चुनिटीज देता है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छा कर सके, अपनी जिंदगी में वो ज्ञान की रोशनी लेकर आ सके। लेकिन वो पॉसिबल तभी होता है जब आप अपने अंदर का जो अंतर मन में जो वो एक ज्वार भाटा फूट रहा है, ग्रीड का, एंगर का, कंपटीशन का, जेलिसी का, या बस किसी के प्रति सिर्फ बुरा ही बुरा सोचने का, वो आपको हमेशा रोक के रखेगा और वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो ये स्टोरी से मैं आज का जो ये सेशन है स्टार्ट करना चाहती थी। कंटिन्यू करेंगे हम अपने शैडो पे, हम कैसे वर्क कर सकते हैं और आगे कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हम शैडो का वर्क करते हैं, मतलब कि शैडो का वर्क मतलब जैसे मैंने आपको कल बताया, हमारी कोशिश क्या है कि वी आर ट्राइंग टू बिकम होल। हम लाइट भी है तो डार्कनेस भी है, यिन भी है तो यांग भी है, हमारे अंदर कुछ अच्छा भी है तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन हम हमेशा एक खलिश क्यों महसूस करते रहते हैं। हम कभी गुस्सा होते हैं, कभी इरिटेटेड होते हैं, कभी फियरफुल होते हैं, कभी किसी से कॉम्पीट करते हैं, कभी अपने आप को ही बुरा समझते हैं, कभी बहुत सैडनेस में आ जाते हैं, कभी हम अपने लिए खड़े ही नहीं हो पाते हैं, हम अपने लिए बोल नहीं पाते। हम इस सब जद्दोजहद में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मुझे अच्छा ही बन के रहना है, और जो इस चक्कर में जो हमारा जो डार्क साइड है, जो हमारा शैडो साइड है, हम उसे देखते नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ। थैंक यू मधुलिका जी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सीरियल? देवों के देव महादेव एक सीरियल आता है, ठीक है, आता था बहुत पहले 2011 में। तो उसमें मैंने अभी रिसेंटली वो देखा प्रसंग उसका। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जहाँ पे भी शक्ति के पीठ होते हैं, जो शक्ति माँ के जो पिंड होते हैं, वहां पे भैरव भी होते हैं। क्योंकि वो स्टोरी ऐसी है कि जो राक्षस लोग थे वो पूरी धरती को टेक ओवर करना चाहते थे, और जो शिवा, जो माता की जो पिंडियां थी, जो सती माँ के जो वो गिरे थे, बॉडी पार्ट्स जले हुए जो गिरे थे, तो वो उसको भी ग्रहण करना चाहते थे क्योंकि उनसे उनको बहुत शक्ति मिल सकती थी। तो जो शिवा थे वो तो ऑलरेडी बहुत परेशान थे, वो माता के जो बॉडी पार्ट्स थे वो हर जगह ढूंढ रहे थे, और बाकी जो गॉड्स थे वो भी उनको हेल्प कर रहे थे। तो जहाँ पे सबसे पहला शक्ति का जो वो पिंड गिरा, तो उस शक्तिपीठ का नाम तो मुझे, या मणिकर्ण, उसको मणिकर्णिका बोलते हैं, मणिकर्णिका घाट है जो, दैट इज द फर्स्ट शक्तिपीठ जहाँ पे वो
जो माँ का पिंड था कोई, वो एक गिरा। तो अभी तो बहुत सारे पिंड और थे जो गिर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जो राक्षस थे वो हमला करने वाले थे धरती के ऊपर, जिससे वो उस पर साम्राज्य हासिल कर ले। तो शिवा की जरूरत पड़ी सबको, क्योंकि शिव जी ही बचा सकते थे उन राक्षसों से। तो सब गॉड्स ने आके बोला कि आप हमें बचाओ, आप कुछ करो ऐसा। तो वो क्या करते हैं, शिवा अपने ही एक रुद्र रूप बनाते हैं, अपना ही एक डिफरेंट रूप बनाते हैं, जिसको कि भैरव बोलते हैं। तो आप में से जो लोग भी अगर कभी टेम्पल्स में गए हैं, जो शक्ति के टेम्पल्स में गए हैं, तो आपने देखा होगा भैरव जरूर होते हैं बाहर मंदिर के। तो उन्होंने उस भैरव स्वरूप को बनाया जो कि बहुत फियर्स था, बहुत एंग्री था और बहुत स्ट्रांग था। वो माँ की जो पिंड था वो उसकी रक्षा करता था, इसलिए हर जगह जहाँ पे भी शक्ति पीठ है वहां पे भैरव भी होते हैं। तो अब आप देखो, एक रूप है भैरव का, एक रूप है राक्षस का, एंगर दोनों में है। ठीक है, भैरव के अंदर भी एंगर है बहुत ज्यादा, लेकिन जो भैरव है वो अपनी एंगर कहाँ यूज करते हैं, जब बात आती है प्रोटेक्शन की, जिस चीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, आप बेवजह जब अगर आपके साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है, अगर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तब तो उस वक्त जो एंगर आती है, दैट इज पॉजिटिव एंगर, वो एंगर आपको चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप राक्षसों की एंगर देखो, उनकी एंगर कहाँ से जनरेट होती है, सिर्फ सेल्फिशनेस से। सिर्फ उनको अपनी अज्ञानता के चलते उन्हें सिर्फ धरती पे राज करना था, उन्हें सिर्फ जो वो शक्ति के पिंड थे वो प्राप्त करने थे, जिससे कि शिवा का आगे बच्चा ना हो जाए। क्योंकि ऐसे कुछ स्टोरी है कि अगर जो उस राक्षस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस राक्षस को सिर्फ शिवा का जो शक्ति का जो बच्चा होता वो ही मार सकता था, ये स्टोरी है उसमें। तो जो राक्षस वाली एंगर होती है, मतलब जो एक्सट्रीम एक्चुअल जो डार्कनेस है, दैट विल बी ऑलवेज सेल्फिश। वो सिर्फ अपने लिए सोचते थे, उन्हें सिर्फ लाइट को अपोज करना है, उन्हें सिर्फ लड़ना है, क्योंकि उन्हें साम्राज्य चाहिए। तो एंगर है, भैरव की भी एंगर है, राक्षस की भी एंगर है, लेकिन भैरव अपनी एंगर से प्रोटेक्शन करते हैं शक्ति का, राइट। लेकिन जो राक्षस होते हैं वो सिर्फ अपनी एंगर को यूज करते हैं लोगों को अप्रेस करने के लिए, लोगों को सप्रेस करने के लिए, और सिर्फ अपनी अज्ञानता के चलते सिर्फ अपना एक साम्राज्य स्थापित करना है। दैट्स इट, क्योंकि उनकी बुद्धि लाइट से ड्रिवन नहीं है, ज्ञान से ड्रिवन नहीं है। तो डियर वंस, मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, जिससे आप समझ सके एंगर गलत नहीं है। अच्छा, उसका नाम तारकासुर था। ओके, थैंक यू प्रियंका। तो अभी आपको समझ में आया ना, एंगर गलत नहीं है। आप एंगर को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, आप एंगर को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो भैरव है, जब भैरव अगर राक्षस को मारते, तो एक बार वो मार देंगे, वो फिर अपने स्थान पे आके शांति में बैठ जाएंगे। उनके अंदर वो रिवेंज नहीं होगा कि वो मुझे बदला लेना है, या राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, या वो अपना माइंडसेट बना ले। भैरव का सिर्फ एक ड्यूटी है। So Bhairav is the epitome of that duty. ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल ऑफ दैट ड्यूटी कि जो दी है, जो शक्ति माँ है उसको, मतलब कि अपने अंदर की जो शक्ति है, जब हमें उसे प्रोटेक्ट रखना है तो हमें वो एंगर दिखानी है, उस वक्त अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। लेकिन जब हम उससे जब हमारा वो काम हो गया, दूसरे व्यक्ति को समझ में आ गया कि भाई इस व्यक्ति से इतना ही ज्यादा डील कर सकते हैं और नहीं, तो वो जो भैरव है वो वापस आकर बैठ जाएंगे और वो कुछ नहीं करेंगे, ना वो सोचेंगे राक्षस के बारे में, ना ही वो कोई द्वेष क्रिएट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू बी सो प्योर। जितना आप प्योर होते रहेंगे, उतनी ज्यादा आपको अपनी हर एक इमोशन का यूज समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो एंगर गलत कभी नहीं होती, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको अपने बच्चे को दिखाना है, थोड़ा सा आपको उसको सही रास्ते में लेकर जाना है, उस वक्त जो आप गुस्सा दिखा रहे हो, वो गुस्सा आप सच में एक हेल्पलेसनेस की वजह से, फियर की वजह से कर रहे हो, या सिर्फ आप एक नाटक करके बता रहे हो, जिससे बच्चे को पता रहे कि भाई मम्मी गुस्सा कर रही है तो यस कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप इतने ऑथेंटिक हो कि गुस्सा करने के बाद जब आप शांत होते हो तो आप बिल्कुल पीसफुल हो, आप गुस्सा नहीं हो, आप फियरफुल नहीं हो। दैट इज द यूज ऑफ योर एंगर। जैसे कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो सांप वाली, अगर आप लोगों को याद है, नहीं तो मैं नेक्स्ट कभी फिर सुनाऊंगी, कि जिसमें सांप को बोला कि तुम काटना तो छोड़ दो, लेकिन फुफकारना तो मत छोड़ो, आपकी जो ऑथेंटिक नेचर है उसको मत छोड़ो। तो जितनी भी इमोशंस है वो हमारे ऑथेंटिक नेचर है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे होगा वो हम आगे आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो इसलिए ये मैंने क्यों सुनाई आपको स्टोरीज,
जिससे कि आपको समझ में आए हमें अपने अंदर इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि जुड़ाव करना है अपने ही शैडो का और अपनी ही लाइट का, क्योंकि जब उसका जुड़ाव होगा आप तभी सही मायने में संपूर्ण होंगे। जब तक आप संपूर्ण नहीं हो तब तक आपको कभी पीस, शांति मिलेगी नहीं। दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल पाथ भी होते हैं जहाँ पे हम ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअली समझ लेते हैं। आप में से बहुत लोग ने ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ जरूर स्पिरिचुअल पाथ में कोई कभी ज्वाइन किया होगा या कोई क्लास ज्वाइन की होगी। आप कुछ भी जो करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है। तो आप में से हम लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके ये सोच ले कि आई नो एवरीथिंग, देयर आर मेनी पीपल, उनको कुछ भी बताओ, हाँ मुझे तो ये मालूम है, अच्छा ऐसे नहीं करना, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ ये तो मैं करती हूँ, हाँ ये हीलिंग तो मैंने कर ली है। अनलेस यू आर रेडी टू मेक योर इंटेलेक्ट your experience, you will be just a pseudo spiritual person। मतलब कि इंटेलेक्ट के तौर पे तो हम लोग सब समझ जाते हैं चीजें, लेकिन हेड से हार्ट में लेकर आनी है ये चीजें। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इंटेलेक्चुअली सब कुछ सीखने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमने अपने जीवन में धारण कर लिया है। इसलिए अपने साथ हमेशा बहुत पेशेंट रहो, धीरे 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 अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैं ये इंटेलेक्चुअल बातें कर रही हूँ या सुन रही हूँ या इम्बाइब करने की कोशिश कर रही हूँ वो सच में मैंने धारण किए कि नहीं। वो आपको जिंदगी बताएगी। जब आपकी जिंदगी में वो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो आपका टेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप जितना सोच रहे थे कि आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सब पता है, मैं अपने आप को बदल रही हूँ, मैं कितने पानी में हूँ। तो इसलिए आप कभी भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे मत रुक जाओ। अपने जो भी आप सीख रहे हो उसको अपने एक्सपीरियंसेस में लाना स्टार्ट करो, और कभी भी हेड में मत ले आओ आई नो एवरीथिंग या आई हैव रीच्ड एनीवेयर। जब हम ये सोच लेते हैं तो हम अपनी जर्नी को स्टॉप कर देते हैं। ये बात बोल रही हूँ तो मुझे एक बात और याद आई परमहंस योगानंदा की। ही इज माय गुरु परमहंस योगानंदा। तो परमहंस योगानंदा, बिकॉज ही न्यू कि हम सिर्फ एग्जाम्पल से सिखा सकते हैं। इफ यू आर टीचिंग समथिंग यू शुड बी एन एग्जाम्पल। क्योंकि वो हमेशा कहते थे, इन्होंने एक एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस बनाई थी, तो वो अपने डिसाइपल्स को हमेशा कहते थे कि तुम वो एक्सरसाइजेस रोज किया करो, जिससे कि सब लोग रोज करें। तो जो गुरुजी थे वो अपनी जब उनका लास्ट डे था उस दिन भी वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे, वो साइड में जाके उन्होंने पहले एक्सरसाइज की, सो दैट द पीपल शुड नो कि लास्ट डे पे भी वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो दिस इज हाउ लॉन्ग द जर्नी ऑफ आवर लाइफ इज। हम जो भी सीख रहे हैं हमें वो जिंदगी भर इम्प्लीमेंट करते ही जाना है, क्योंकि देयर इज नो एंड टू दैट लाइट, देयर इज नो एंड टू दैट इवोल्यूशन। जब आप नेक्स्ट बर्थ लोगे तो जहाँ पे आपने जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आपने ये बर्थ छोड़ा होगा फिर वहां से स्टार्ट करोगे। अगर खाली इंटेलेक्चुअली जीते रहोगे तो वहां पे अगले जन्म में भी इंटेलेक्चुअल ज्ञान मिल जाएगा, फिर आपको वहां से प्रैक्टिकल ज्ञान फिर से अपने आप से धारण करना पड़ेगा। ठीक है जी। ऑफ कोर्स। तो फिर क्या होता है जब अगर हम अपनी शैडो देखना स्टार्ट नहीं करते तो क्या होगा, तो धीरे धीरे करके आप देखना, मैंने आपको जो कल की एक्सरसाइज बोली आपको उससे भी समझ में आएगा। वीडियो डिसअपियर, क्या सबके साथ प्रॉब्लम है वीडियो डिसअपियर की? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, आई विल कंटिन्यू, लेट मी नो। तो जब हम सिर्फ अगर हम अपने शैडो पे वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमने अपने अंदर दबाया हुआ है, जो भी एंगर है, ग्रीड है, जेलसी है, कॉम्पिटिटिवनेस है, सैडनेस है, जो कुछ भी है हमारे अंदर हमने वो दबाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अभी आप लोग ने कल समझा कि हम वो प्रोजेक्ट करेंगे बाहर की दुनिया पे, हमें वो सब दूसरे लोगों में दिखता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा आप खुद सोचो, क्या ऐसी दुनिया में हमें जीने में मजा आएगा अगर हम रोज ही सिर्फ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं? राइट? अगर हम सब सिर्फ यही देख रहे हैं कि क्योंकि फाइनली है तो वो मेरे अंदर, लेकिन मैं किस में देख रही हूँ, दूसरे व्यक्ति में, तो जिंदगी हमेशा बुरी ही लगेगी। लाइफ हमेशा ऐसी लगेगी कि जिंदगी कितनी बेकार है, यहाँ पे
दुनिया में कैसे लोग हैं, कोई किसी को समझता नहीं है, देखो वो कितना जेलस फील करता है मुझसे, देखो वो मुझसे कितनी हेट करते हैं, देखो वो हमारी फैमिली से ही हेट करते हैं, देखो वो तो हमसे चिढ़ते हैं, ओ वो कितना क्लमजी है, देखना वो कितना बुद्धू इंसान है। अगर हम यही करते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस कैसा बना रहे हो? आप अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस वैसा बना रहे हो जो आप ऑलरेडी अपने अंदर जी रहे हो, क्योंकि जो चीज अपने अंदर है वही हम इतना सप्रेस करके रखे हैं, वो हमको बाहर दिख रही है, तो हमें हमेशा सिर्फ जो जिंदगी है, जो दुनिया है, वो सिर्फ गंदी दिखेगी, बेकार दिखेगी। कुछ लोग हमें अपने फ्रेंड्स लगेंगे, कुछ लोग हमें नहीं, आई शुड से कुछ लोग हमें फ्रेंड्स लगेंगे, सारे बाकी लोग हमें अपने एनिमीज लगेंगे। यही होता है ना मोस्टली लाइफ का एक्सपीरियंस, कि कुछ लोग तो मेरे हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, या जो सीमिंगली जो लोग मेरे साथ हैं और मुझे प्यार करते हैं, वो तो मेरे अपने हैं, लेकिन बाकी तो दुनिया इज लाइक बुलशिट यार, दिस इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस इज। हम यही सोचते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है। अगर हम चाहते हैं हम जब इस दुनिया को छोड़कर जाएं, और जब ये जीवन छोड़ने से पहले जब हमें अपनी जिंदगी का एक ग्लिम्स दिखाया जाए, तो वी शुड से वाओ व्हाट द लाइफ, वी शुड बी हैप्पी कि हमने क्या जीवन जिया है, कितना मजा आया, कितना कुछ सीखा। लेकिन अगर हमने अपना प्रेजेंट का एक्सपीरियंस चेंज नहीं किया तो हम रो धो के ही जाएंगे, हम दुखी होके ही जाएंगे, और कि यार मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, और बहुत सारी जेलिसी, बहुत सारी हेट्रेड, बहुत सारा सैडनेस, कितनी सारी हेल्पलेसनेस, कितनी सारी दुश्मनियां वो लेके जाएंगे हम सारी, और जो हम लेके जाते हैं हम वही लेके आते हैं वापस, फिर आ जाएंगे हम सब कुछ वही वापस लेके। अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमको अपनी शैडो पे वर्क करना शुरू करना चाहिए, जिससे जितना हमारा अंदर का मैग्नेट बदलेगा उतना ही हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है, दुनिया हमें अच्छी लगने लगती है। तो मोस्टली जो लोग होते हैं जिनको हमेशा कंप्लेंट्स रहती हैं, कभी आप उनको मत बोलो कुछ प्लीज। हमको जब ऐसी नॉलेज मिलती है तो हमें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसी को भी कुछ ना कह देने से, ठीक है? क्योंकि अभी आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जो शायद बहुत सारे लोग को नहीं मालूम और वो रेडी नहीं है सीखने के लिए। आप उनके सामने जाके बोलोगे तो इट कैन गिव अ बिग लैश ऑन देयर ईगो। उन लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, उन लोगों को बहुत धक्का लग सकता है, वो बहुत इरिटेटेड हो सकते हैं, और अगर कोई मासूम तरह का इंसान है तो उसको तो लग सकता है कि है मैं इतनी बुरी हूँ। सो प्लीज बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल व्हेन यू गेट एनी नॉलेज, डू नॉट शेयर इट जस्ट लाइक दैट। वाई? जब तक वो आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं बनता, क्योंकि जब आपकी जिंदगी का वो एक्सपीरियंस बनता है तब आप शेयर करते हो, तब आपको पता रहता है कि आप कैसा फील करते थे और दूसरा व्यक्ति कैसा फील कर रहा है, ठीक है? तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कंप्लेंट्स करते रहते हैं, जो चीजों के बारे में कंप्लेंट करेंगे, लोगों के बारे में कंप्लेंट करेंगे, अपनी जिंदगी में जो उन्होंने किया है वो उसके बारे में कंप्लेंट करेंगे। तो सिर्फ उनके प्रति कंपैशन रखो कि ऑफ कोर्स जो वो पेन है वो उनके लिए रियल है, लेकिन वो रियल इसलिए है क्योंकि उनके इंटरनल वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ है। सिर्फ हमें इतना कंपैशन रखना है, हमें किसी को जाके बोलना नहीं है कि ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर है। अगर आप ये बोलोगे, आप देखना आप अपने लिए कितनी ज्यादा और नेगेटिविटी क्रिएट कर लोगे। सो कीप दिस थिंग टू योरसेल्फ। कोई भी ज्ञान जब मिलता है तो उसे इम्बाइब करो, उसको जियो। आपको अपने आप से यूनिवर्स से सिग्नल मिल जाएगा आपको वो कब किसी और को बताना है, ठीक है जी? तो जी जैसे मैं आपको बताई थी, जो लोग कंप्लेंट करते हैं, हो सकता है हम में से भी बहुत लोग हो ना अभी उस स्टेट में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, है ना? तो क्या होता है जब हम ऐसे होते हैं तो मोस्टली हम लोग कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर इतने सारे शैडो है हमारी, जैसे हम हील नहीं कर पा रहे हैं, हम हमेशा एंग्री फील करेंगे, हम हमेशा लोनली फील करेंगे, हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहेंगे। तो जब हम कंप्लेंट्स करते हैं, जब हम लोगों को जज करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर बहुत लोनलीनेस है, हमें ये लगता है काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो मुझे समझ सकता, तो आप समझना अभी बहुत नीड है अपने अंदर की शैडो पर वर्क करने की। और अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि हमारी जिंदगी की जो एनर्जी है वो शिफ्ट होती रहती है। सो डियर वंस, आप लोग को, बहुत सारे लोग को मालूम होगा कि दशाएं होती हैं। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, पर डोंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी,
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट द एस्ट्रोलॉजी क्लास। सो सिर्फ इतना बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी में दशाएं होती हैं। सैटर्न की दशा 19 ईयर्स की होती है, वीनस की दशा 20 ईयर्स की होती है, मरकरी की 17 साल की होती है। ऐसे 9 प्लैनेट्स हैं, सबकी अलग अलग दशा होती है। लेकिन जब भी वो दशा बदलती है, हमारी जिंदगी के लेसन्स चेंज होंगे, हमारी जिंदगी की एनर्जी चेंज होगी, हमारी जिंदगी में जो आने वाली हैं गतिविधियां, उनका टेक्सचर, उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, कभी ये मत सोचो कि हमने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि जब वो दशाएं शिफ्ट होंगी ना आपकी, तब आपकी जो जिंदगी की जो पूरी एनर्जी शिफ्ट होती है, तो वो नए लेसन्स आ जाते हैं सीखने के लिए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, जो सैटर्न की दशा में लेसन लर्न करेंगे हम, बहुत ज्यादा डीलेज के, स्लोनेस के, डिजीजेस से रिलेटेड, वर्क नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड। लेकिन जब हम मरकरी की दशा में आएंगे, तब कुछ और लेसन्स होंगे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड लेसन्स हमेशा रहेंगे। जिंदगी की एनर्जी शिफ्ट होती रहेगी, इसलिए कभी ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आ गया। ऑलराइट, इसलिए हमेशा लर्न करते रहो जिंदगी में अपनी। सो व्हाई आई वाज टेलिंग दिस, क्योंकि जो ये फॉर एग्जांपल, आपको अभी लगता है आप लोनली फील नहीं कर रहे, लेकिन कुछ समय बाद कुछ जिंदगी में बदलेगा, हमको लगेगा कि यस आई एम लोनली। इट मीन्स अभी, क्योंकि शायद मेरा वो एक समय ऐसा था जब मैंने बहुत सारी क्लेंजिंग कर दी थी, लेकिन जब मेरा टाइम शिफ्ट हो रहा है, तो अब कुछ और नया आ रहा है क्लेंस करने के लिए। तो वो क्लेंजिंग चलती रहेगी। आप शायद सालों तक लोनली फील ना करें, आपको बहुत अच्छा लगे, फिर अचानक से आपको लगे आई एम अगेन फीलिंग लोनली। सो डोंट थिंक कि आपने कुछ सीखा नहीं, बट अभी नया लेसन आ रहा है, नए तरीके से उसको क्लेंस करना है, इसलिए हमको फिर से वो फीलिंग्स आती रहती हैं। एंड इट इज अ स्पाइरल ऑफ द ग्रोथ स्पाइरल। मतलब कि जब हम बदलते हैं तो हम ऐसे चेंज होते हैं। इट इज लाइक दिस। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। मतलब कि इट इज सर्कुलर बट इट इज स्पाइरल। जैसे कि आप यहाँ इस सेंटर पे हो अभी, और आप इस सेंटर में ऐसे सर्कल में घूम रहे हो एक ही जगह पे। तो जब आप ऐसे घूम रहे हो तो आपकी लेसन एक से ही रहेंगे। मान लो आपको धोखा मिल रहा है, तो आपको एक ही तरह के व्यक्ति से, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। लेकिन जब हम बढ़ने लगते हैं आगे, तो हम यहाँ तो घूम ही रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा ऊपर लेवल पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक स्पाइरल बन जाता है। नो सुनीता, आई एम नॉट सेइंग व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोग स्पाइरल सर्च करके देखना, स्पाइरल क्या होता है। वो बीच सेंटर से स्टार्ट होता है, फिर वो ऐसे 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 बड़ा होता रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, तो हमारी जिंदगी में लेसन्स तो वैसे ही आते रहेंगे, लेकिन उसको समझने की, उसकी जो इवोल्यूशन की जो हमारी एबिलिटी होती है, वो डिफरेंट होती रहती है। मतलब एक ही लेसन को हम डिफरेंट लेवल्स पे सीखते रहते हैं। I hope I'm able to make it clear to you. I don't know, but still we'll see some other ways. Okay, तो this is it I wanted to tell you. एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको हम बंद करेंगे आज के वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी आपके अंदर जो कुछ है, जो भी नेगेटिविटी है, हम उससे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि वो तो बुरी चीज है। तो आप जैसे ये सोचो, फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, बचपन से सोचो, ठीक है, और 3-4 भाई बहन है या कजिन ब्रदर सिस्टर्स है, और एक ज्यादा खाना चाह रहा है, कुछ मिठाई या कुछ भी, तो उसको बोले यार दिख रही कितना लालची है। बच्चे ऐसे करते हैं ना, किसी को अचानक से कुछ भी चीज को लेके लेमेंट करने लगते हैं कि देखो ये कितना लालची है, तो बच्चे बोलेगा यार मैं तो ऐसे ही खा रहा था और ये मुझे लालची समझते हैं। तो क्या होगा, उस बच्चे के लिए जो ये लालच वर्ड है, जो ये ग्रीड वर्ड है, ये बहुत बुरा होगा। फिर जब भी उसको कभी ऐसे भी कह देंगे कि ये तो बहुत लालची है, तो उस बच्चे को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसके अनुसार क्या है कि जो व्यक्ति ज्यादा खाना चाहता है या कुछ अच्छा लग रहा था या व्हाटएवर, जो भी कोई चीज है, तो जो वो लालच है वो तो बहुत बुरा है, और मैं तो लालची नहीं हूँ। तो जब भी वो कहीं लालच देखेगा, लालच वर्ड सुनेगा, या कोई उसको ऐसे मजाक में बोल देगा, तो आप देखना उसके अंदर कितना गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर कितनी एग्रेशन आ जाती है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे डेटाबेस में, जिसके साथ हमने बहुत सारे जजमेंट्स बना दिए। ठीक है, जैसे कि ग्रीड के लिए मैंने बोला, तो ग्रीडी लोग वो तो बहुत गंदे होते हैं।
फिर हम बोल देते हैं जो मांस मीट खाते हैं, अरे उसको तो पाप लगता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैं आपको थोड़े से वर्ड्स देती हूँ आज, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो। और आपका होमवर्क होगा कि जब आप वो वर्ड अपने आप को बोलते हो तो आपको कैसा लगता है। दिस इज यू विल डू। ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, तो ये वर्ड्स मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो ही हमारा जजमेंट क्रिएट करते हैं। हर एक वर्ड के बारे में हमने कुछ ना कुछ जज कर लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ड बोलते हैं तो मतलब अगर हमने बोल दिया कि यार ये व्यक्ति तो स्पिरिचुअल है, तो मतलब वो अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि हमने एक नोशन बना लिया। बट हमें नहीं पता, क्या पता उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ईगो हो। आजकल आप देखो, हम थोड़ा सा सीख लेते हैं और हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। हमको लगता है वी आर बेटर देन अदर्स। अगर इफ वी लर्न सम हीलिंग मोडालिटी, इफ वी स्टार्ट टू गेट सम आंसर्स, पीपल गेट स्पिरिचुअल ईगो आल्सो। सो हमें हर एक वर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखना होता है। सो इस तरह से हम हर चीज के साथ हमने लेबल्स लगा दिए हैं कि अगर कोई किसी आश्रम में जा रहा है तो वो तो बहुत गलत बात है, वो तो सन्यासी ही बनेगा। ये भी हमारा ही नोशन है। क्वेश्चन मैं अभी बता रही हूं, तो आप लोग को क्या करना है। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, बाकी आप भी ऐड कर लेना। जैसे एक वर्ड है लालची, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लो। जैसे कि ग्रीडी, ठीक है, इंग्लिश में ग्रीडी है, हिंदी में लालची है। फिर एक वर्ड होता है लायर, मतलब कि झूठा। फिर एक होता है हेटफुल, मतलब कि जो नफरत करता है सबसे, हेटफुल। फिर है जेलस, मतलब कि ईर्ष्या करना। फिर है कंट्रोलिंग, मतलब कि जो सब पे नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब कि जब हम ये सोचते हैं कि ये चीज तो बस मेरी ही है, ये व्यक्ति तो सिर्फ मेरा ही है। उस पोजेसिवनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे आप में से कोई मुझे बताओ। पोजेसिव को मुझे हिंदी वर्ड अभी याद नहीं आया, लेकिन आई होप मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। मतलब जब हम ये सोचने लगते हैं कि ये जो मेरी चीज है बस वो मेरी है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, या ये जो रिलेशनशिप्स हैं सिर्फ मेरे हैं, आई डोंट वांट टू शेयर। हम जब इतने पॉजेसिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। फिर एंग्री, सो ए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। एंग्री या गुस्सैल लिख सकते हो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। कल बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपसे रोज थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स शेयर करूंगी। तो ये वो वर्ड्स हैं, आप खुद सोचो कि हम इनमें से किसी भी एक वर्ड को अच्छा नहीं मानेंगे। Yes, अंजलि, I will do that, but I might not remember. I give you the task. अंजलि आप लिख लो, आप डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वर्ड्स हैं ग्रीडी, लायर, हेटफुल, जेलस, कंट्रोलिंग, पोजेसिव। अगर आप देखो, हम इसमें से किसी वर्ड को अच्छा नहीं मानते क्योंकि हमने इन वर्ड्स के बारे में, हाँ, अधिकार, करेक्ट, ठीक है, तो हमने इन वर्ड्स के बारे में बहुत बेकार नोशन बना रखा है। जो ग्रीडी होता है वो तो बहुत बुरे लोग होते हैं। लेकिन जब मैंने आपको अब ये बच्चे का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, तो मान लो एक बच्चा है जिसको कुछ चीज पसंद आ रही है, वो खाना चाह रहा है, या कभी भी हम कोई चीज जब अति में लेना चाहते हैं, हम अति में तभी लेते हैं जब हमारे अंदर कोई ना कोई लैक होता है। ये एक डीपर साइकोलॉजी है, कभी समझेंगे आप, या आप अपने आप से पढ़ाई करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई एक्शन करता है वो गलत नहीं होता, लेकिन उस एक्शन को करते वक्त वो एक्सपीरियंसेस इतने बुरे हो जाते हैं कि वो उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए डेंट डाल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत लोग होते हैं जिन्हें मीठा खाने का अत्यधिक शौक होता है। एक होता है कि ठीक है, हमें शौक है, खाते हैं,
बट ये एक कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ मीठा खा के ही जिंदगी बिता सकते हैं, दे लव स्वीट सो मच। तो अगर मैं आपको उसका सिंबॉलिक मीनिंग बताऊं, अभी मान लो अगर मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति, मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट है, या मेरे मदर है, या फिर कोई मेरा फ्रेंड है जिसको डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, और मैं उसको मीठा खाते हुए देखूं, तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि भाई तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये चीज, या फिर तुम्हारी एज के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, तुम्हें खानी नहीं चाहिए, ठीक है। और हम उस पर गुस्सा भी करेंगे, यार ये कैसा व्यक्ति है, इसको अक्ल नहीं है, इतना मीठा अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम एक ओपन माइंड से देखें कि हो क्या रहा है, वो व्यक्ति बार बार मीठा क्यों खा रहा है, क्योंकि जब वो कोई भी व्यक्ति मीठा इतना ज्यादा अत्यधिक रूप में खाता है, उसकी जो इमोशंस है वो इतनी ज्यादा कड़वाहट में हो गई है, उसको जब वो सही लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ गुड थॉट्स, लैक ऑफ गुड इमोशंस, इतना सारा लैक है, तो हम लोग पूर्ति कहां से करते हैं, बाह्य जगत से। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बहुत सारा मीठा खाएगा। तो अगर हम ज्ञान में नहीं है, अगर हम अवेयर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो बहुत लालची इंसान है, या बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है, जब देखो ये मिठाई खाता रहता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, तो आप कितनी कंपैशनेट हो जाओगे उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लैक्स हैं, कमियां हैं जीवन में, इमोशंस में, थॉट्स राइट नहीं है, इमोशंस राइट नहीं है, तो वो पूर्ति कहां से कर रहा है, वो मीठा खा के कर रहा है। आप अपनी जिंदगी में भी देखना, हम लोग बाहर से क्यों लोगों से लव एक्सपेक्ट करते रहते हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मैं कुछ भी कर लूं वो मुझे रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं लव। आप बाहर से क्यों सीख कर रहे हो, बिकॉज इनसाइड यू डोंट हैव दैट। जब आपको इतना क्लियरली समझ में आने लगेगा, आप किसी को जज नहीं करोगे, आपको सिर्फ कंपैशन आएगा, करेक्ट। तो इसलिए आपको लगेगा कि मैं ये वर्ड, ग्रीडी वर्ड को मैं पॉजिटिव कैसे कह रही हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। देयर इज नथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव अबाउट अ वर्ड, हमने उस पर लेबल लगा दिया है अपने एक्सपीरियंस से। अब जिंदगी भर हम किसी को जब कुछ अति करते हुए देखेंगे, तो हम उसको ग्रीडी बोलेंगे, और हम क्या कहेंगे, मैं तो ग्रीडी नहीं हूँ, मैं तो बहुत जनरस हूँ, मैं तो लोगों को ये दे देती हूँ, ब्ला 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 ब्ला। अगर हम ग्रीडी होंगे भी, वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में होंगे, फिर हम बाह्य जगत में नहीं दिखाएंगे कि मेरे अंदर ग्रीड है, कि मुझे वो मटेरियल पोजेशंस मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे वो चीज तो चाहिए ही चाहिए। हम वो दुनिया में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम दुनिया में दिखाएंगे तो लोग तो हमें भी ग्रीडी समझेंगे। सो दिस इज हाउ आवर माइंड प्लेज। तो मैं आपको ये वर्ड्स क्यों दे रही हूँ, आप ये सोचने की कोशिश करना, आपने क्या लेबल्स लगा के रखे हैं इन वर्ड्स पे। और उससे पहले एक एक्टिविटी है, तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को, जब आप घर में अकेले हो, तो आपको क्या बोलना है, आई एम ग्रीडी, आई एम अ लायर, आई एम हेटफुल, या हिंदी में बोलना चाहते हैं तो हिंदी में बोलें, आई एम जेलस, आई एम कंट्रोलिंग, आई एम पोजेसिव। जब आप ये बोलते हैं, आपको कैसा लगता है, चेक योरसेल्फ। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दे रही हूँ, बाकी आपको, अगर आप सच में ट्रू हैं अपने इम्प्रूवमेंट्स को लेके, मैं आशा रखती हूँ आप अपनी एफर्ट्स करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर स्टोरी, ठीक है। तो जब आप ये वर्ड्स बोलेंगे अपने आप से, मन में बोलो, हो सके तो लाउडली बोलो, अगर टाइम लगता है तो। चेक करना क्या इमोशंस निकल के आती हैं। आपको गुस्सा आता है, आपको रोना आता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन आता है जब आप अपने आप को बोलते हो, आई एम ग्रीडी, I am jealous, I am hateful, I am possessive. What do you feel? Those feelings will remind you what exactly do you feel about others and yourself. इसके अलावा आप और भी वर्ड्स यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको रोज रोज कुछ ना कुछ नए वर्ड्स देती रहूंगी। करेक्ट सपना, नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, दिस इज आवर टेस्ट, क्योंकि हमने लेबल्स बना दिए ना खुद से। और अगर हमें फ्री होना है तो हमें बैलेंस लाना सीखना है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, एवरीथिंग इज। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट, जब मैं आपको कह रही हूँ, डज नॉट मीन दैट आई हैव रीच्ड दैट लेवल। ये चीज मैं आपको बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ। आई एम ऑल्सो जस्ट अ फेलो ट्रेवलर विद यू पीपल। मैंने कुछ सीखा है, मैं आप लोग से सिर्फ शेयर कर रही हूँ। और अगर मैं आपको सिंबॉलिकली बताऊं तो आई एम शेयरिंग इट विद, am I visible?
ठीक है, am I visible to you all? I hope so. तो मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ जिस जर्नी पे मैं हूँ, जो मैंने सीखा है, दैट इज इट। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी करना। उसके अलावा एक क्वेश्चन और देती हूँ, और फिर उसके बाद आप लोग शेयर करो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। What aspects of my life need transformation? ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख सकते हो। What aspects of my life need transformation? मेरी जिंदगी के वो कौन से पहलू हैं जिनमें रूपांतरण की जरूरत है। हिंदी में क्वेश्चन क्या है? मेरी जिंदगी के वो कौन से पहलू हैं जिनमें रूपांतरण की जरूरत है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? What aspects of my life need transformation? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एक और। What am I most afraid of that someone else will find about me? ऐसा क्या है जिसका मुझे बहुत डर लगता है अगर वो दूसरे लोगों को पता चल जाए तो। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको अपने आप से पूछ के देखना, कल हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आप में से अगर कोई शेयर करना चाहता है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए। जो दो कल क्वेश्चन दिए थे, व्हाट इज इट दैट यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ, और आप लोगों के बारे में क्या जज करते हैं, आप वो लिखें। दो क्वेश्चन ये थे आपके, कोई शेयर करना चाहेगा? मैं कुछ देर आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगी। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आप में से कोई शेयर करना चाहता है? आपने जो कल एक्सरसाइज की, आप में से कुछ लोगों ने शेयर की है वो, जब आप लोगों को जज करते हैं, आपने उनके बारे में लिखा, आप क्या क्या जज करते हैं, तो आपको क्या इंसाइट्स मिले। दिस विल हेल्प यू इन योर ओन अवेयरनेस। नहीं जी, आपको जैसे लिखना है लिखो, पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप लोगों में क्या जज करते हैं, जो भी आप किसी 10 लोगों के बारे में सोच लो, उसके अंदर ग्रीड है, वो बहुत लालची है, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो बहुत चालू है, वो बहुत सेल्फिश है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब। आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट, सो यू डोंट वांट टू ट्रस्ट पीपल, स्वप्ना, इज इट लाइक दैट? जब आप दूसरों के को जो जज करते हो, जब आप एक्चुअल में उसको बहुत सोच समझ के लिखोगे, तो आपको समझ में आएगा उनसे बहुत कुछ हमारे अंदर ही होता है जो हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग फेल। क्या होगा नेहा अगर फेल हो जाओगे तो? पूछा अपने आप से। आई एम अफ्रेड ऑफ लव बट आई एम नॉट अ जजमेंटल पर्सन। ओके, तो पूछा अपने आप से वर्षा, लव से क्यों डर लगता है? पीपल हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। ओके ओके ओके, ओके, डिफिकल्ट टू ट्रस्ट ऑन पीपल। अपने आप से पूछना, जो जिनको भी डिफिकल्टी है ट्रस्ट करने में, आप खुद पे ट्रस्ट करते हो? आपको लगता है कि आप जैसे हो, ऑथेंटिक हो, आप हर एक सिचुएशन में वैसे ही रहोगे? जहाँ पे भी हमारा फियर होता है बहुत ज्यादा, वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और उसी के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमती है। सो अपने आप से प्रश्न करते रहो, व्हाई आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल? अफ्रेड ऑफ गेटिंग इंसल्टेड। तो जिस चीज का भी हमें डर लगता है ना, हम उस चीज को इतना दबा देते हैं, हमारा जो पूरा बिहेवियर होता है ना, वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मान लो अगर जैसे गीता ने लिखा है, आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग इंसल्टेड,
तो आई एम नॉट श्योर गीता, बट मैं सिर्फ एज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि गीता को इंसल्ट होने से डर लगता है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या करती होंगी, वो हमेशा लोगों को प्लीज करने की कोशिश करेंगी, वो सारा वो काम करेंगी जो लोगों को ठीक लगता है, जो उनके परिवार में बताया गया है ये चीज ऐसे बनती है, वो चीज ऐसे होती है, ये चीजें ऐसे होती है। वो पूरी कोशिश करती रहेगी सब कुछ वो करने की जिससे कि उसे कभी जिंदगी में इंसल्ट ना मिले। लेकिन फाइनली मिलता क्या होगा, कभी ना कभी मन में क्या होता होगा, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मैं इंसल्टेड ही फील करती हूँ। तो जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा डर होता है वो चीज हमारे सेंटर में होती है, और हम उसी के इर्द गिर्द हम अपनी सारी चीजें पर अपना बिहेवियर बनाते रहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। इट्स लाइक गॉन थ्रू सम बैकबाइटिंग एंड बिट्रेड बाय अदर्स। ओके, तो स्वप्ना आप धीरे धीरे, अभी नहीं मैं आपको बोलूंगी स्वप्ना, धीरे धीरे आप जैसे शेडो वर्क को समझ रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। ऑफ कोर्स जब तक हम डीपर नहीं जाएंगे हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ हम अपने आप को इतना बोल सकते हैं क्या ये मेरे अंदर है। एंड सेकेंडली मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको जैसे लगता है जैसे इन्होंने लिखा है आई हैव गॉन थ्रू सम बैकबाइटिंग एंड बिट्रेड बाय अदर्स, फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, कि इफ आई एम इन अ सर्टेन कंडीशन वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक बैक स्टेप लेके अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में हमेशा ये ऐसे लोग रहे जो बिट्रे करते हैं, जो बैकबाइटिंग करते हैं, तो इसलिए आई वॉन्ट टू डू शेडो वर्क ऑन माई सेल्फ, और आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे वो मैग्नेट खत्म करना है। लेकिन हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखें। सेकेंडली हमेशा असर्टिव रहें, जब आपको लगता है आप गलत नहीं है, जो आपको बोलना है वो बोलना चाहिए, तो विनम्रता से वो बोलना सीखें। अपने वर्ड्स को, अपनी नीड्स को सप्रेस करना नहीं सीखें, उसे असर्ट करना सीखें। ये दो, सेल्फ रिस्पेक्ट, असर्टिवनेस हमेशा जरूरी है। उसके बाद हम उसी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें शेडो वर्क करना है, हमें मेडिटेशन करनी है, विजडम लाना है, तब सारा वर्क आता है। ऑलराइट, दिस इज फॉर यू ऑल्सो सपना। हाँ वर्षा, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट लव। ठीक है वर्षा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैम मैं किसी को नोटिस नहीं करती, बस मैं खुद से ही सारी कमियां सर्च कर पाती हूँ, न्यूट्रल हूँ। हाँ ठीक है अपूर्व, अपूर्व आप मुझे अपना कल नाम, प्रिया है शायद आपका नाम, है ना? तो अच्छी बात है, अगर अपनी कमियां देखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन कमी को लेके गिल्ट फील करोगे तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद योरसेल्फ। उनका रूपांतरण करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। अपने आप से पूछो कि जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं उन्हें बैलेंस कैसे कर सकती हूँ, मैं उनमें से क्वालिटी कैसे ढूंढ सकती हूँ। तब फायदा है अपनी कमी देखने का। अपनी कमी देख के शेमफुल फील करना, गिल्ट फील करना, ये नहीं करना है हमको, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रिया। मैं लोगों को उनके बोलने से जज करती हूँ, ये वो जैसे बात करते हैं। तो आप अपने आप से पूछा करो आप ऐसे क्यों कर रहे हो। अफ्रेड ऑफ साउंड, इंटरेस्टिंग। I believe in very unconditional love, but what I have seen these days, love has become very conditional and that makes me very uncomfortable about love. तो वो lack of love आजकल दुनिया में सबके अंदर ही है वर्षा, because we have forgotten where to find love. That is why, see मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं इंडिया की बात नहीं करती हूँ। अगर शायद मैं किसी और कंट्री की होती शायद मैं तब भी इंडिया से उतना प्यार करती। जो इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे यहाँ ध्यान है, योग है और जो विजडम है, गीता है, वो इसलिए ही है। अगर हमें बचपन से सिखाया जाए, हम अगर बचपन से वो अच्छी बातें पढ़े, योगा करें, ध्यान करें, तो वो लैक ऑफ लव हमारे अंदर होगा ही नहीं। क्योंकि फाइनली जो रिजर्वॉयर ऑफ लव है, जो अबंडेंस ऑफ लव है, वो हमें अपने अंदर मिलती है जब हम गॉड से कनेक्ट करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, कोई इंटरलाइज तो कोई नहीं करता, सब कुछ भाई है। सबको फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए और पता नहीं कौन कौन से सोशल साइट्स होती है वो चाहिए। तो जितना बाह्यमुखी होते रहेंगे हम, उतना हम लैक ऑफ लव फील करते हैं। और अगर आप अपने जीवन में वो लैक ऑफ लव खत्म करना चाहते हो तो आप अपने भीतर वो लव फाइंड आउट करना शुरू करो। स्टार्ट विद वन अफर्मेशन, आई लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। फॉर ऑल ऑफ यू, ऑलवेज से योरसेल्फ, आई लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। ध्यान करो, अपना कनेक्शन क्रिएट करो, वो इटर्नल जो एनर्जी है, वो लैक ऑफ लव कभी ना कभी जरूर खत्म होगा। तो क्वेश्चंस दिए हैं, बिकॉज आई माइट नॉट रिमेम्बर दोज क्वेश्चंस,
तो बेटर है आप लोग वो लिख लो कि मुझे अपनी जिंदगी के किस एस्पेक्ट में, किस पहलू में चेंजेस लेकर आने हैं, और वो ऐसा क्या चीज है जो मुझे डर लगता है कि लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन भी आप इनका आंसर देने की कोशिश करना।